आज हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ का जो हमारा इसी लेब असिस्टेंट में दूसरा टॉपिक है ट्वेल्थ का, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो हमने पढ़ लिया था जो स्थिर विद्युत से पढ़ा था कूलाम का नियम। उससे पहले हमने उसके बारे में देखा था कि कूलाम नियम पढ़ने से पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए हमने विद्युत आवेश की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, कुछ उसके गुण धर्म पढ़े थे, जैसे आवेशन की विधि पढ़ी थी, और जो विद्युत आवेश है वो किन पर पाया जाता है, वो कितना उसका न्यूनतम मान होता है, ये सब हमने इसमें देख लिया था। और हमने उसके बाद में कूलाम नियम देखा था। तो कूलाम नियम हमारा क्या था कि F इजक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये हमारा कूलाम नियम था। और इसके बाद में हमने ये साथ में ये देखा था यदि बहुल आवेशों के कारण कूलाम बल, यानी अगर बहुत सारे जो आवेश हैं वो यदि किसी एक आवेश पर बल लगाएं तो उसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो था F0 इजक्वल टू के और Q0 तो हमने बाहर रखा था, समेशन लगाया था I बराबर 1 से लेकर n तक, और QI इज बटा R 0I का स्क्वायर और R0I की केप, ये हमने लिखा था। यानी बहुल आवेशों के कारण जो कूलाम नियम था, यानी बहुत सारे आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर यदि बल लगाया जाए तो उसका ये फॉर्मूला था। और इसे लिखने का जो तरीका था वो क्या था कि इसे हम लिख सकते हैं जैसे कि ये के क्यों है। अब इस समेशन को हम कैसे हल कर सकते हैं? इस समेशन को हल करने का जो तरीका था वो था कि जो हमने यहाँ लिखा है I इक्वल टू 1 से n तक, यानी इस समेशन को हटाएंगे और जहां भी I है, जैसे यहाँ पर लिखा पड़ा है क्यों I से हटाएंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ I बराबर 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, यदि 2 होता तो 2 से स्टार्ट करते, 4 होता तो 4 से स्टार्ट करते। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से स्टार्ट किए हैं। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है R0I की जगह हम लिखेंगे 1, जो भी फॉर्मूले में स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लगा लिया, R01 का केप। ये हमारी पहली स्टेप थी इसकी। इसके बाद हमें कहाँ तक ले जाना है? n तक ले जाना है। अब यानी यहाँ पर 5 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता, कितना भी हो वहां तक हमें ले जाना है। यहाँ पर n तक ले जाना है तो हम इसका एग्जांपल बना सकते थे। 1 की जगह हमने लिखेंगे 2, हर जगह जहां पर 1 था वहां पर हमने 2 लगा दिया है बस। इसी तरह जहां जहां n होगा वहां n लगाएंगे और ये हमारा फॉर्मूला है वो बन जाएगा पूरा का पूरा। अब जो के क्यू है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम हमारा ये इसी टाइप का फॉर्मूला अलग अलग आवेशों के कारण हमें मिल जाता था। अब जो हमारा अगला टॉपिक था वो हम पढ़ेंगे जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र। यानी हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत में ही स्थिर विद्युत के अगला जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ते हैं हमें, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस आसानी से हम समझ सकते हैं। यानी एक हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, या विद्युत या मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर का वह प्रभावी क्षेत्र जहां पर वह विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को दर्शाता है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे इसको लिख दिया मैंने, जैसे ये मैंने कैपिटल क्यू आवेश ले लिया, एक आवेश ले लिया क्यू, तो अब इस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा, क्यू आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होगा। इस कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसमें दो बात कह सकते हैं। एक तो इस चारों ओर के क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह प्रभावी क्षेत्र जिसमें वह विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को दर्शाता है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्यू नोड यानी एक परीक्षण आवेश है, इस आवेश को इस क्षेत्र में लाएंगे तो यह इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यह जिस क्षेत्र में यह लगा रहा है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र।
यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए या वह दूसरा आवेश है बल अनुभव करे तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र, इसमें हमारा जो ध्यान लगाने वाली जो बात है वो है 3 पॉइंट है। इसमें 3 पॉइंट है। कौन से? पहली चीज कि हम विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हमने कह दिया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह प्रभावी क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात, यदि इसे हमने लिखना है तो हम इसे किसके रूप में लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी तीव्रता, अब हमें जब भी इसे किताब में लिखना है यानी फिजिक्स के अंदर हम इसे जब भी लिखते हैं गणित के रूप में तो हम इसे लिखते हैं ई के रूप में। किसके रूप में? ई के रूप में हम लिखेंगे। अब इस ई का मान कितना होता है ये भी हम देख लेंगे। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र यानी उस क्षेत्र को बोल रहे हैं जिसमें वह प्रभाव दिखा रहा है। अब ये है ना, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी पावर है, इसकी शक्ति है कि ये कितने गुण से इसका जो प्रभाव है वो कितना गुणा है, जैसे इसका परिमाण कितना है। ठीक है, यानी इसका कितना परिमाण है ये हमें बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी भी पॉइंट पर हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मतलब वहां पर उस विद्युत क्षेत्र की यानी उस आवेश की या उस करंट की वहां पर पावर है कि ये इतनी लेवल का हमें करंट दे सकता है या मान लीजिए हमें झटका लग सकता है इसका, तो वो उस तीव्रता से हमें पता चलता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहते हैं? यानी किसी भी एकांक धनावेश पर लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी इसका जो फॉर्मूला भी होगा वो होगा E = F/Q0। मान लीजिए मेरे पास कैपिटल क्यू आवेश है, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये जिसका क्षेत्र है। अब हम यहाँ पर क्यू नोड आवेश को इसमें ला रहे हैं। मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ क्यू नोड आवेश को, और ये कैपिटल क्यू आवेश मान लीजिए इस बिंदु पर है, तो इन दोनों की जो मध्य की दूरी है मैं ये मान लेता हूँ कि R है। ठीक है, तो R है तो इसमें हम कूलाम नियम लगाते हैं, यानी इस फॉर्मूले का हम यूज में लेते हैं। इसका अलग से टॉपिक भी बनता है, यानी एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परीक्षण धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये इसमें लिखा होता है। अब हमें पता है एक कैपिटल क्यू आवेश है, एक स्मॉल क्यू नोड आवेश है, तो इन दोनों के मध्य अगर यदि हम कूलाम बल का प्रयोग करें तो कूलाम नियम हमें क्या कहता है? F = K Q1 कौन सा है? कैपिटल Q, और Q2 कौन सा है? क्यू नोड, बटा इनके मध्य की दूरी कितनी है? R, तो मैं लिख देता हूँ R², K Q नोड बटा R²। यदि सदिश राशि लेते हैं तो हम R के उसके साथ में यूज ले लेते हैं, काम ले लेते हैं। अब इसके मध्य जो बल लग रहा है वो ये है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी परिभाषा में क्या कहती है कि किसी भी एकांक धनावेश पर लगाया गया बल हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर यदि हम F का जो मान है वो रखेंगे तो Q नोड बटा R², ये हमारा F का मान था, और एक Q नोड है जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है वो Q नोड है। Q नोड से Q नोड अगर कैंसिल होगा तो हमारा फॉर्मूला आएगा KQ बटा R²। अब इसके साथ में यदि हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो हम सदिश रूप भी लिख सकते हैं। ई सदिश बराबर KQ बटा R² इंटू में R केप लगाना है, वो हमारा सदिश रूप हो जाएगा। इसके साथ में यदि हमें बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तब भी हम निकाल सकते हैं। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन जो भी आवेश हम यहाँ पर काम ले रहे हैं वो यानी E = K हमारा नियत है, इसे हम बाहर रख सकते हैं और लगाएंगे समेशन I = 1 से लेकर n तक, और Q I से लेके बटा R, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है वो पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए P पॉइंट हो और I यानी जो आवेश है उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो PI का केप, ये हम इसको लिख सकते हैं। इसका जो जैसे ये हो गया कि ये हमने उसी तरह देख सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई P पॉइंट है, इसके चारों ओर मैंने Q1 Q2 Qn तक हमने आवेश रख दिया। अब इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसे हम बोल देंगे E1। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इसे हम बोलेंगे E2। इसके कारण होगी इसे हम बोल देंगे En। यहाँ पर हम 1 2 ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 2 P1 जैसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं P1
P2 Pn ये से भी लिख सकते हैं या 1 to n भी लिखते हैं तो सीधा समझ में आता है। अब यहाँ पर जिस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालनी है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सदिश रूप हो गया और ये हमारा जो एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस पर हमें ये राशि देकर हम इसका मान हमें पूछा जा सकता है। अब यदि इसका अगर मात्रक हम देखेंगे तो इससे निकाल सकते हैं F का मतलब कितना होता है न्यूटन और Q का क्या है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें जो तीसरी राशि है यानी ये एक तरीके से स्ट्रेंथ ही हो गई, इस विद्युत क्षेत्र की एक तरीके से स्ट्रेंथ हो गई जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। यानी कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी हुई है तो इसका इमेजिन हम ये समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये इसकी एक स्ट्रेंथ लिखी हुई है, इसकी ताकत लिखी हुई है कि ये कितना आवेश है, ये आवेश कितना बल लगाएगा या ये आवेश कितना हमें झटका दे सकता है, करंट दे सकता है, ये हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है। इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें या इसमें जो नाम हमें मिलता है वो है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहाँ पर है एकांक आवेश के लिए अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख देता हूँ KQ/R², ये भी फॉर्मूला हमारे काम आएगा। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखा, या विद्युत क्षेत्र रेखा के मूलभूत गुण धर्म ऐसे भी मिल सकता है, या विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हम बताते हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखा नाम क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि जब भी हम नोटबुक में विद्युत क्षेत्र रेखा को यानी विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे तो वो एक रेखा के रूप में दर्शाते हैं जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखा की अगर हमें सीधी परिभाषा अगर जाननी है तो क्या होगी, किसी भी एकांक धनावेश या किसी भी परीक्षण धनावेश का मार्ग, ये हम कह सकते हैं किसी भी मुक्त आवेश का या किसी भी मुक्त धनावेश का मार्ग, यानी कोई भी स्वतंत्र धनावेश है उसका जो मार्ग है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी मैं आपको सीधा बताऊं, यदि मैंने ये रेखा बना दी तो इसका मतलब है कि ये रेखा है वो किसी भी धनावेश का, जैसे मान लीजिए मेरा धनावेश है तो इसका मतलब ये धनावेश इस रेखा के निर्देश गति करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी स्वतंत्र धनावेश का जो मार्ग है वो उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हम देखते हैं तो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो इसमें ये फिक्स है कि प्लस क्यू आवेश है, यदि हमारा पास प्लस यानी पॉजिटिव आवेश है तो उससे हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लंबवत बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। या हमें आप देख सकते हो जब भी हमारे घरों में जो लाइट है हमारे काम आ रही है, बोर्ड जो करंट हमें काम दे रहे हैं, तो इसमें ये क्या है कि जो आवेश है जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, यानी करंट की विपरीत दिशा में गति करता है, और धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और ऋणावेश है वो विपरीत दिशा में गति करता है। यानी जब भी हम जैसे हमारे घरों में ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा बोर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो हमारी इस बल्ब से बोर्ड की तरफ होगी, और जो धारा आई है वो हमारी बोर्ड से बल्ब की ओर बहेगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यानी जिस पर ऋणावेश है, ऋणात्मक जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, और जो धनात्मक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, यानी करंट की दिशा में गति करता है। तो इसका मतलब जो प्लस क्यू आवेश है उससे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर होगी, और जो माइनस क्यू आवेश होगा उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत, ये भी याद रखना हमेशा, लंबवत अंदर की ओर होती है। अब यह है कि इसमें भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दें। जैसे धनावेश या ऋणावेश के लिए हमने पूछ लिया, या दो धनावेश हो, जैसे कि ये प्लस आवेश हो गया, ये भी प्लस आवेश हो गया, तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरह मिलेगी, हमें बाहर होती हो जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण मुड़ सकती है, मुड़ जाएगी। और यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा प्लस से निकलती हुई और माइनस में जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात यह है जो इम्पोर्टेंट भी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद रूप नहीं बनाती है, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा प्लस से निकलकर माइनस में जाती हुई मिलेगी, कभी भी हमें माइनस से निकलकर प्लस में आती हुई नहीं मिल सकती है। ये बात साफ साफ गलत है कि कहीं भी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा धनावेश से निकलती हुई और ऋणावेश के अंदर जाती हुई प्रतीत होगी, कभी भी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी ये जो तीर का निशान है आपको इस तरह कभी नहीं मिलेगा, ये अगर है तो गलत है। बाई चांस आपको ये निशान दे दिया जाए
तो आप इसको गलत बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वो भी आपको गलत मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बंद लूप कौन बनाता है? बंद लूप बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। दूसरी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है, यानी कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा आपको इस तरह काटती हुई नहीं दिखेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं आपको ये फॉर्मूला, ये चित्र दिया जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए, एक में ये कटी हुई है, तो आपको पूछ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये साफ साफ गलत है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में इंटरसेप्ट नहीं करती है, यानी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। ये भी कारण है, साथ में आपको दिमाग में रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तीसरी जो बात है कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, यानी मैं इस तरह बना दूं, जैसे ये बना दिया मैंने एकदम से पास में, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां सघन है वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है, यानी ज्यादा मिलेगा आपको। यानी जहां भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है या सघन है, ये बोल सकते हैं सघन यानी पास में है, तो विद्युत क्षेत्र है वो हमें ज्यादा मिलेगा, यानी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, हम कह सकते हैं। दूसरी बात, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर है, यानी इसे हम कह सकते हैं यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल है तो वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, और यहां हम लिख सकते हैं प्रबल भी लिख सकते हैं इसको, यानी विरल होगा वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, यानी ज्यादा कार्य करने वाला, यानी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र रेखा दुर्बल होती है। इसके बाद है कि जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा के खींची गई स्पर्श रेखा, इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बना दिया विद्युत क्षेत्र कोई रेखा बना दी, ये मैंने कोई विद्युत क्षेत्र की रेखा बना दी। अब इसे विद्युत क्षेत्र रेखा के कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, विद्युत क्षेत्र रेखा के कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि जब स्पर्श रेखा खींची गई है, अब जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, स्पर्श रेखा है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन अभी मैं आपको दूर कर देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये मैंने विद्युत क्षेत्र यानी इस दिशा से मैंने इस आवेश को भेज दिया। अब मैं जब ये विद्युत आवेश की जो ये इसके स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो हमें ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, यानी इस पॉइंट की बात करें स्पेशली, इस पॉइंट पर यदि हम इस आवेश को मुक्त छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, तो ये हमें इस तरह जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम जब भी रस्सी के किसी भी पत्थर को बांध ले और उस पत्थर को इस तरह घुमाएं, अब उसका जो मार्ग है वो तो वर्ताकार हो रहा है, लेकिन मान लीजिए वो पत्थर यहाँ, जैसे मार्कर मैंने बांधा हुआ है, अगर ये मार्कर यहाँ टूटा इस तरह घुमाता हूं तो ये मार्कर यहाँ से फ्रीली इस तरह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने ये स्पर्श रेखा खींची है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचता हूँ कि ये बिंदु है, जब ये मार्कर है यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ टूटा है इस तरह घुमाते हुए तो यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा यानी उस विद्युत क्षेत्र रेखा की खींची गई स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, यानी इस बिंदु पर जो दिशा हो गई ये तो हो गई, इस बात को ये दर्शाती है। और इसमें यही है, यानी ऑल ओवर ये है कि हमने इसको 3 बातों में विद्युत क्षेत्र को हमने समझा है। पहला नाम है विद्युत क्षेत्र, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा या लगाएगा या उसका प्रभाव रहेगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। दूसरा, इसे गणितीय रूप में दिखाने के लिए यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए हम नाम लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई से लिखते हैं। यानी ई क्या है, यानी एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ है, यानी एकांक आवेश पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर लगाए गए बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी आवेश की यदि हमें स्ट्रेंथ देखनी, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे अब मैं किसी बंदे को धक्का लगाऊं, वो मुझे धक्का लगाए,
अब यदि हम दोनों धक्का लगा रहे हैं तो ये तो हम दोनों की स्ट्रेंथ इसमें काम आ रही है, तो जो बल है वो ज्यादा मिलेगा। अब यदि मैं ये कहूं कि वो ना लगाए, सिर्फ मैं लगाऊं धक्का, तो उसमें मेरी स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे वो जैसे आता है ना वो मुक्का मारने वाला, उसमें आपका बल दिखाया जाता है, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है। तो वो है एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक फिक्स आवेश के बारे में हम देख रहे हैं कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो उसका पता लगाने के लिए उसका जो नाम है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हमने देखा है विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं एक रेखा के रूप में। अब जब भी रेखा लिखी हुई है, जो तीर का निशान है ये हमें बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ठीक है। जो भी तीर की दिशा, जो दिशा है वो हमें बताती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। और ये भी हमें बताना चाहिए कि जो माइनस क्यू आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, यानी माइनस क्यू आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, और प्लस क्यू आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में इंटरसेप्ट नहीं करती, यानी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। उसके बाद यानी विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, यानी कहीं पर मैंने ज्यादा लिखी है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है, यानी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दुर्बल है, इसका मतलब वहां विद्युत क्षेत्र भी यानी जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल है, यानी दूर दूर है, तो इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, दुर्बल है, कमजोर है। उसके बाद में हमने लिखा है कि प्लस क्यू आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा दूर जाती हुई हमें प्रतीत होगी, और माइनस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर आती हुई हमें प्रतीत होती है। माइनस क्यू पर अगर हमें सिर्फ माइनस क्यू आवेश दिया गया है तो इसका मतलब है जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो हमें अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, और प्लस क्यू आवेश है वो अनंत पर खत्म होती हुई हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है। और ये भी हो गया प्लस का। और कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद रूप नहीं बनाती है, यानी हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हुई दिखाई देगी, माइनस से प्लस की ओर कभी भी आती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया है पूरा पूरा विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है।